जय हिंद दोस्तों। अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कालजयी गीत, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, वो गीत जिसमें उन्होंने बंगाल की तुलना सोने या स्वर्ण से की है। और व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये एक बहुचर्चित शब्द थे हमारे देश की इंटेलिजेंसिया के बीच। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि 19वीं और 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े रिफॉर्मर्स, स्वतंत्रता सेनानी और इंटेलेक्चुअल्स की भूमि जो रही है हमारी बंगाल। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का वो अमार सुनार बांग्ला सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी। और इसी आर्थिक समृद्धि ने बंगाल को एक इनलाइटमेंट का केंद्र भी बनाया आधुनिक भारत का। चाहे वो लेट 15th सेंचुरी में पोर्चुगीज सेलर दुआर्ते बारबोसा का बंगाल के कॉटन और शुगर एक्सपोर्ट्स की तारीफ करना हो, या फिर 17वीं शताब्दी में फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांकोइस बेर्नियर का बंगाल को उस वक्त के इजिप्ट से भी ज्यादा समृद्ध कहना हो। और ये सभी अकाउंट्स इन विदेशी ट्रैवलर्स के बंगाल की आर्थिक समृद्धि को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं। पर आज हमारा यही बंगाल जाना जाता है लो ग्रोथ रेट, राजनीतिक हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गरीबी, भूखमरी, बहुत ही कम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो आइए समझते हैं इस पूरे डाउन टर्न को, और साथ ही साथ ये भी कि कैसे हमारा बंगाल धीरे धीरे वापस अपनी खोई हुई गौरवशाली इतिहास को वापस लाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। 1757 का बैटल ऑफ पलासी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच एक ऐसा युद्ध था जिसने हर चीज बदल दी बंगाल के आर्थिक स्वर्ण काल की, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बराबरी बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं कर पाई, क्योंकि जहां ब्रिटिशर्स ने हाई कस्टम ड्यूटी लगाकर इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को बर्बाद किया, वहीं मशीन से बने सस्ते कपड़े डंप किए इंडियन मार्केट में, जिसने इंडियन टेक्सटाइल्स की खुद अपने देश के ही मार्केट में डिमांड या फिर मांग कम कर दी। ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट ने बंगाल की समृद्ध कृषि को भी बर्बाद कर दिया, जहां जमींदारों द्वारा तय अत्यधिक कर जो वो वसूलते थे किसानों से, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो। ब्रिटिशर्स के इन सभी पॉलिसीज का असर ही था जो 1770 से 1943 के बीच अनेकों बार बंगाल ने अकाल देखा। 1943 का बंगाल का अकाल एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी हमारे देश के इतिहास के पन्नों में, जहां 30 लाख लोगों की मौत हुई भुखमरी और बीमारियों से। और ये वही बंगाल था जिसके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और आर्थिक समृद्धि की बात पूरे विश्व में जानी जाती थी। आजादी के बाद बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जो मुस्लिम बहुल था वो बना ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश। और इसका आर्थिक नतीजा बंगाल की जूट मिल्स जो ब्रिटिश के राज में भी फ्लरिश कर रही थी, उनके पास रॉ मटेरियल की कमी जो ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश से सोर्स की जाती थी, और अंततः बंगाल के जूट मिल्स का बंद होना आजादी के बाद। लेकिन ब्रिटिश राज और बंटवारे के बाद भी बंगाल की आर्थिक क्षमता इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी ज्यादा सशक्त थी। यानी कि 1951 में वेस्ट बंगाल की लिटरेसी रेट 24% थी, यानी दूसरी हमारे देश में केरला के बाद। और आजादी मिलने के बाद भी बंगाल हमारे देश के इंडस्ट्रीज का केंद्र था। यानी आप समझो 1960 के दशक में वेस्ट बंगाल का आर्थिक प्रदर्शन महाराष्ट्र से भी ज्यादा अच्छा था। पर आने वाले दशकों में ये सब कुछ बदलने वाला था। 1965 से बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का डोमिनेंस शुरू हो चुका था, और साथ ही साथ धीरे धीरे मिल्स और इंडस्ट्रीज का बंद होना भी। लेबर यूनियंस और कंपनीज के बीच की लड़ाइयां आम बात हो गई थी, और इसका नतीजा फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स या हड़ताल। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक जैसे जैसे लेफ्ट पार्टीज का डोमिनेंस बढ़ता गया वेस्ट बंगाल में, वैसे वैसे स्ट्राइक्स या हड़ताल बढ़ते गए। और 1980 के दशक में 56,000 फैक्ट्रीज और कारखाने बंद हुए, जिनमें हिंदुस्तान मोटर्स, जेके ग्रुप्स, बिरला ग्रुप, थापर ग्रुप और भी अनेक नाम शामिल हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट की सरकार आने से ऐसा हुआ। इसका एक और बड़ा कारण था 1956 में भारत सरकार द्वारा लाई गई फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसने मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को पूरे भारत में समान कर दिया था। यानी चाहे मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में हो या बंगाल में, झारखंड या छत्तीसगढ़ से निकले मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समान ही होगा पूरे देश में। और इसके कारण मिनरल रिच स्टेट्स में या उनके पास इंडस्ट्री सेटअप करना कोई फायदे का सौदा नहीं था। और वेस्टर्न स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एक बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट देते थे अपने पोर्ट्स के साथ साथ। तो फिर क्यों कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन हड़ताल और यूनियन से लड़े या फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज से परेशान हो।
एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जब 1980 के ही दशक में कोलकाता को एक आईटी हब बनाने का प्रस्ताव वेस्ट बंगाल राज्य सरकार के पास आया, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इसे साफ रूप से मना कर दिया था, ये बोलकर कि अगर कंप्यूटर्स आ गए तो लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। सीरियसली? लेकिन कंप्यूटर्स तो आए ही, और जिन शहरों या राज्यों ने इसे अपनाया वो आज सिलिकॉन वैली कहे जाते हैं हमारे देश के। 90 के दशक और वर्ष 2000 तक ये स्थिति आ चुकी थी कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी बंगाल में, और हम लोग हमारे उस बंगाल की बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज और कारखाने में हमारे देश का सबसे अग्रणी राज्य हुआ करता था। पर वर्ष 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा आए बंगाल, जब वो सिंगूर में टाटा नैनो की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने हर उस परिवार को एक नौकरी देने की बात तक कही थी जिनकी भूमि ली गई हो टाटा प्रोजेक्ट के लिए। पर उस वक्त की अपोजिशन लीडर और आज की बंगाल सीएम ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रोटेस्ट ने टाटा के इस प्रोजेक्ट को पहुंचा दिया गुजरात, और जिसने एक बड़ी चोट दी बंगाल के औद्योगिक इमेज को। लेकिन अब वो बातें जो बतलाती हैं बंगाल की अपने सुनहरे इतिहास को वापस लाने की क्षमता, जो दिखती है उसके व्यापार का केंद्र या कैपिटल होने से ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का, पर कैपिटा जीडीपी में हमेशा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होकर, और कई राज्यों से हमेशा बेहतर होना आर्थिक रूप में, और छठा सबसे बड़ा राज्य होना देश की जीडीपी में। हल्दिया और कोलकाता जैसे बड़े पोर्ट्स का मौजूद होना इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, आईटी सेक्टर और सर्विसेज में कोलकाता के सॉल्ट लेक और न्यू टाउन का एक आईटी हब की तरह उभरना, आसनसोल, दुर्गापुर, खड़गपुर, हल्दिया जैसे शहरों का एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल और अर्बन सेंटर होना, देश का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर होना बिना किसी ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे के, अपने खुद के लैंड रिफॉर्म्स के दम पर, और सेकंड लार्जेस्ट चाय का उत्पादक होना देश में, जिसकी दार्जिलिंग टी विश्व भर में पहचान रखती है। और चाहे वो सोशल इंडिकेटर्स की ही बात क्यों ना हो, बंगाल आज राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर है। चाहे वो लिटरेसी रेट हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, या फिर पॉवर्टी। और भी बहुत कुछ है जो इंडिकेट करते हैं हमारे बंगाल की पास्ट ग्लोरी को अचीव करने की ताकत को। लेकिन आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कमी एक बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अगर किसी राज्य में इंडस्ट्रीज और कारखाने नहीं होंगे, बाहरी लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ना ही तो वहां नौकरियां होंगी, और ना ही अर्बन सेंटर और अर्बन कल्चर पनपेगा, और ना ही वहां बाहर के लोग आकर बसेंगे, जो अल्टीमेटली और समृद्धि की ओर ले आता है किसी भी राज्य को। क्योंकि हम सभी भारतीय यही चाहते हैं कि हमारे देश का हर राज्य विकास करे और आर्थिक रूप से संपन्न हो, और बंगाल तो हमारे देश के कल्चर और इंटेलिजेंशिया का सेंटर रहा है, केंद्र रहा है, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, और जिसका स्वर्णिम इतिहास हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित करता है। जय हिंद।